What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Lover Family. आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे अभी, पर उससे पहले अगर आप लोग इस लेक्चर को एंजॉय करना चाहते हैं तो शानदार तरीके से मेरे साथ में पार्टिसिपेट कर आप लोगों को चलना है। तभी आप लोगों को इफेक्टिवली इसका फायदा मिल पाएगा और तभी आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठेंगे तो आप लोग कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। तो काफी कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में एक जीआई टैग डिस्कस करेंगे, उसके बाद में एक छोटा सा वार्म अप क्विज होगा और फिर डिटेल में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले नजर डालते हैं इस जीआई टैग के ऊपर जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था। यहाँ पर इसको नागा मिर्चा बोलते हैं, इसको घोस्ट पेपर भी बोलते हैं और इसको भुट जोलोकिया भी बोलते हैं, यानी कि BHUTJOLOKIA। तो ये अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो किसी भी नाम से अगर इसको बोले तो ये एक ही बात है। ये मिर्च है यहाँ पर जो नागालैंड में पाई जाती है, तो इसको जीआई का टैग दिया गया था। एक एग्रीकल्चर टाइप का प्रोडक्ट है, थोड़ा डिफरेंट ही आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसीलिए यहाँ पर इसका दर्जा दिया गया। इसका मतलब ये भी होता है एक तरीके से देखा जाए नागा किंग चिली। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर इसका नाम बोला जाता है, तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से ये निकल कर आ रहा है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ये क्रुक ऑरेंज, इसके बारे में जाकर देखा किस राज्य में यहाँ पर पाए जाते हैं और किस टाइप का ये प्रोडक्ट है जो कि आप लोगों के यहाँ पर हमारी कंट्री में जिसको जीआई का टैग दिया गया है। आइए अब नजर डालते हैं आज के वार्म अप क्विज के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर है, मेडिकल टर्म है एक, आप लोगों को उस टर्म का नाम बताना है जो कि फर्स्ट 1 आवर जो होता है आफ्टर अगर कोई इंजरी हो जाती है, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो स्टार्टिंग का आर होता है, स्टार्टिंग का जो घंटा होता है, जिस घंटे में उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उसको क्या बोला जाता है, जिससे इंसान की मैक्सिमम लाइफ बच जाती है। अगर किसी की डेथ होनी होती है तो उसको भी बचाया जा सकता है स्टार्टिंग के 1 घंटे में आफ्टर एक्सीडेंट, अगर उसको हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये है आप लोगों को क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, लिबरेशन ऑफ गोवा ऑब्जर्व किया गया था यहाँ पर 19 दिसंबर, ये किस ईयर में यहाँ पर हुआ था? ये आर्म एक्शन के द्वारा हम लोगों ने इसको आजाद कराया था गोवा को पुर्तगीज कम्युनिटी से, और हमारी कंट्री तो आजाद हो गई थी 1947 में, पर लेकिन ये थोड़ा बाद में जाकर आजाद हुआ था। तो कब हुआ था वो बाद में जाकर आजाद, ये आप लोगों को बताना है। कैबिनेट के द्वारा अभी रिसेंटली बोला गया था कि न्यू 4 लेन ब्रिज बनाना है गंगा रिवर के ऊपर। ठीक है, तो ये गंगा रिवर के ऊपर बनाने की बात की जा रही थी पटना में, तो ये कौन से राज्य पे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला? इसी के साथ में किसके द्वारा रिलीज की गई थी यहाँ पर टाइमलेस लक्ष्मण। टाइमलेस लक्ष्मण ये एक कार्टून थे। टाइमलेस का मतलब कार्टून देखिए नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिले किसी टाइम के साथ में बंधे हुए नहीं होते हैं, तो इनसे रिलेटेड यहाँ पर किताब थी जिसको टाइमलेस लक्ष्मण बोला गया। शानदार तरीके कार्टून ये बनाया करते थे। तो ये किसके द्वारा ये किताब रिलीज की गई थी? ठीक है, जो कि RK लक्ष्मण के से रिलेटेड थी। ओके, इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है, गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिलैक्स किया गया था परमिट करने के लिए जो फॉरेनर जो विजिटर आते हैं या फिर टूरिस्ट आप लोग बोल सकते हैं, कितने आइलैंड अंडमान निकोबार के टिल 2022 यानी कि 2022 तक यहाँ पर परमिशन दी गई उनको आने के लिए, ताकि वो आए और एंजॉय कर सकें यहाँ पर। तो ये आप लोगों को बताना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को एक और नाम से पुकारा जाता है। हमारी कंट्री में अगर नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये, इसको किसी और नाम से भी पुकारा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में 5th एडिशन अभी एशियन मैन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का 2018 का देखने को मिला, ये कहां पर हुआ? नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड पोस्ट डे के बारे में। ये एवरी ईयर किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इसी के साथ में जो इस बार की थीम थी यहाँ पर, ये थी आप लोगों को एक तरीके से सोचना है, इमेजिन करना है आप लोगों को कि अगर आप लोग एक लेटर हैं, यानी कि आप लोग एक पत्र हैं, वो नहीं होता है जिसे कबूतर लेके जाते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा गाना की कबूतर जा जा जा, वो वाला गाना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग अगर एक तरीके से अपने आप को एक लेटर समझेंगे और आप लोग जा रहे हैं तो क्या मैसेज आप लोग कन्वे करेंगे जो जिसके आप लोग आप जा रहे हैं, यानी कि आप लोग अपने आप को एक पत्र समझिए और आप लोग किस सामने वाले को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि आप लोग दूसरे को देना चाहेंगे कि हाँ ये मैसेज है, इस तरीके से रहना है, ये लाइफ एंजॉय करनी है, सोसाइटी में कुछ भी उल्टा सीधा हरकतें नहीं करनी है। तो काइंड ऑफ थीम यहाँ पर रखी गई, थोड़ी डिफरेंट थीम यहाँ पर इस बार आप लोगों को ये देखने को मिली। आइए नजर डालते हैं आंसर के ऊपर। एक एक टर्म आप लोगों के सामने है यहाँ पर। अब आप लोगों को ये आंसर मैच करने अपने साथ में और इसके साथ में अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सबसे पहला जो आर होता है उसको गोल्डन आर बोलते हैं। स्टार्टिंग का घंटा जो होता है जब यहाँ पर इंसान को अगर इस स्टार्टिंग के घंटे में जो भी यहाँ पर जो हरकतें हुई हैं, यानी कि जो खून बहा गया है, जहाँ पर कोई चोट लगी है, अगर स्टार्टिंग के घंटे में उसको इलाज मिल जाता है तो फिर काफी हद तक उसकी जान बचाई जा सकती है। पुर्तगीज से हम लोगों ने 19 दिसंबर 1961 में गोवा को आजाद कराया था, वैसे हमारी कंट्री 1947 में आजाद हो गया था।
यहाँ पर जो ये 4 लेन का ब्रिज बनाने की बात की गई थी गंगा रिवर के ऊपर, ये बिहार में बनाने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रिलीज की गई थी यहाँ पर ये बुक, जो कि मैंने बताया था, ये था टाइमलेस लक्ष्मण, काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के द्वारा 29 आइलैंड जो है हमारी कंट्री के, अंडमान और निकोबार वाले के, 2022 तक यहाँ पर थोड़ा सा एक तरीके से परमिशन जो है वो अलाउ कर दिया, ताकि यहाँ पर जो फॉरेनर विजिटर आ सकें। आगे बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को एक और नाम से पुकारा जाता है, जिसे बोलते हैं हेले नेशनल पार्क, और ये हमारी कंट्री में उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट है यहाँ पर 5th एडिशन जो एशियन मैन हॉकी चैंपियनशिप 2018 का देखने को मिला, ये मस्कट ओमान जो कंट्री है वहां पर देखने को मिला। अगर आप लोग इसको मैप में देखेंगे तो लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये हो गया ओमान, ये हो गया हमारे कंट्री। इसके साथ में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर क्यों यहाँ पर इसको इतना फोकस दिया गया? इतना फोकस इसलिए दिया गया यहाँ पर 5th एडिशन जो यहाँ पर ये हुआ एशियन मैन हॉकी चैंपियनशिप का, इंडिया और पाकिस्तान दोनों यहाँ पर मिलकर चैंपियन थे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि दोनों को मिलकर चैंपियनशिप का यहाँ पर दर्जा दिया गया। ठीक है, यानी कि कोई भी यहाँ पर नहीं हारा, दोनों को चैंपियन बना दिया गया। तो ये यहाँ पर इसलिए ये काफी न्यूज में था। वर्ल्ड पोस्ट डे जो है ये 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और जो थीम मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप लोगों को सोचना है कि यू आर ए लेटर, अगर आप लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो सामने वाले को क्या, आप लोग जो रीडर है जो आप लोगों को पढ़ने जा रहा है उसको क्या मैसेज कन्वे करेंगे। ओके, आइए अब आगे चलता हूं। नेक्स्ट डिटेल में यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। अभी रिसेंटली भी न्यूज में था यहाँ पर ये, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर यहाँ पर जारी किया गया, तो देखिए इसके बारे में कंडीशन है आप लोगों के सामने, 3 कंडीशन दे रखी है। बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, खासकर अगर कोई दिवालिया घोषित कर देता है अपने आपको इंसान, तो किस तरीके से उसे बचाया जा सकता है, पैसा किस तरीके से उससे निकाला जा सकता है। तो बोला जा रहा है कि ये जो है रिजोल्यूशन इन्वॉल्व करता है यहाँ पर या तो कोई सिंगल पर्सन हो, या किसी की पार्टनरशिप हो कंपनी में, या फिर इंडिविजुअल में, या फिर कोई कॉर्पोरेट हो, यानी कि सबको ये इंक्लूड कर चलता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है यहाँ पर, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं फोकस देकर चलता है किसके ऊपर, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के ऊपर। यानी कि अगर यहाँ पर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप कोई ऐसी हरकतें करते हैं तो डेट जो रिकवरी ट्रिब्यूनल है यहाँ पर, एक तरीका कोड आप लोग बोल सकते हैं, वो यहाँ से वसूली करता है। तो क्या ये सही है? इंडिविजुअल और पार्टनरशिप, ठीक है ना, कॉर्पोरेट के साथ में नहीं करता ये काम। इसी के साथ में बोला गया है कि यहाँ पर जो प्रोविजन है वो अक्रॉस द बॉर्डर यहाँ पर एक तरीके से इसको काम करते हैं, यानी कि सीमाओं के बाहर भी जाकर यहाँ पर ये काम करता है। अगर कोई हमारी कंट्री का इस तरीके का पर्सन पाया जाता है तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? तो आंसर है इसका डी, यानी कि सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसा कुछ किया जाता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के द्वारा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अक्रॉस द बॉर्डर नीरव मोदी मालवीय जो लोग हैं उनको यहाँ पर बाहर से पकड़कर लाने की बात यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप को यहाँ पर ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के तहत यहाँ पर लाया जाता है, और बाकी के यहाँ पर तीनों ही यहाँ पर इसके अंदर आते हैं, चाहे कॉर्पोरेट पर्सन की बात करें या फिर यहाँ पर पार्टनरशिप की या फिर इंडिविजुअल की। तो हर एक को यहाँ पर इसके अंदर डाला गया है ताकि इंसॉल्वेंसी को इंप्लीमेंट किया जा सके और हमारी कंट्री में ढंग से जो भी लोग यहाँ पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको रोका जा सके। और यहाँ पर भी आप लोग नजर डालते हैं जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है ये तो यहाँ पर फोकस करता है इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के ऊपर, पर लेकिन जब बात करें यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ, ठीक है ना, लॉ ट्रिब्यूनल, ये काम करता है कॉर्पोरेट के ऊपर। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया थोड़ा रख सकते हैं। इसी के साथ में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर। ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो क्रॉस द बॉर्डर जाकर काम करता है, जो कि हम लोगों ने अभी बात की। 180 दिन में नॉर्मली इसको निपटाने की बात की जा सकती है जो भी काम है यहाँ पर लेकिन 270 दिन तक भी इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में। तो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, या फिर यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। तो कौन सा आंसर सही है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आंसर आप लोगों के सामने डी। यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसके द्वारा यहाँ पर ये रिलीज किया जाता है। इंडिया की पोजीशन जो थी यहाँ पर 136 थी अगर हम लोग यहाँ पर ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें 2018 का। ठीक है, तो इंटरनेशनल थिंक टैंक यहाँ पर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEPG जिसको आप लोग बोलते हैं, ये यहाँ पर तैयार करता है। टॉप किसके द्वारा किया गया? ये आइसलैंड के द्वारा यहाँ पर टॉप किया गया। आइसलैंड को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये हो गया हमारा कंट्री, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे अगर आइसलैंड को कंपेयर करके तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। ओके,
दूसरे मैप में भी थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। यहाँ पर ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप लोग आएंगे इस साइड में थोड़ा सा ऊपर चलना होगा, यहाँ पर जूम कर अभी देखेंगे, ये हो गया आप लोगों के सामने आइसलैंड। ठीक है, तो पीस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये है पर्टिकुलर जो एक आइलैंड एरिया है यहाँ पर जिसके बारे में बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर आंसर हो गया इसका डी। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात की जा रही है ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। आखिर क्या है इसके बारे में, और लास्ट में जो पूछा गया है ये पूछा गया करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात की जा रही है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन अप्रूव किया गया था 2016 में। दूसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर जो मिशन है वो ज्वाइंटली स्टीयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो डाइट के द्वारा ये यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तीसरा बोला गया कि मिशन के द्वारा अभी इंस्टॉल किए गए थे सुपर कंप्यूटर जो ग्रिड है अलग अलग एरिया में, लगभग 500 ऐसी पोजीशन है हमारी कंट्री में जहां पर इसको स्टेब्लिश किया गया। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो ये थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट अगर पूछ रहा है तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड तो सही स्टेटमेंट है, यानी कि नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन जो है यहाँ पर अप्रूव किया गया था 2016 में। और दूसरा यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट बोला गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, इसके द्वारा ज्वाइंटली ये यहाँ पर चेयर किया जाता है। पर लेकिन जो यहाँ पर 500 पोजीशन बोली गई हैं ये बहुत ज्यादा हो गई हैं, ये 500 नहीं है यहाँ पर, ये ओनली 70 है, 70 पोजीशन यहाँ पर चूज की गई। ठीक है, तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही हो गई, पर लेकिन थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। तो आंसर इस तरीके से आप लोग का ए हो गया। आगे चलता हूं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात की जा रही है DSIB के बारे में, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। हमारी कंट्री में डोमेस्टिक या पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन सा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। सबसे पहला है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक हमारा डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक होगा, यानी कि जो PSU बैंक है वही यहाँ पर इस कैटेगरी में आएंगे हमारी कंट्री में, प्राइवेट बैंक नहीं आएंगे। पहली स्टेटमेंट ये है। बैंक जिनके पास में जो एसेट्स है वो 10% ऑफ द GDP है हमारी कंट्री का अगर, तो वही यहाँ पर इस ग्रुप में इंक्लूड किया जाएगा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं क्योंकि काफी न्यूज में रही है यहाँ पर चीजें, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर है इसका फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नन। तो आंसर हो गया इसका डी, यानी कि दोनों गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर, दोनों ही गलत, करेक्ट कोई सी भी नहीं है, दोनों गलत है। तो इस तरीके से एक बार आंसर आप लोग देख लीजिए यहाँ पर SBI, ICICI और HDFC। तो देखिए SBI हो गया और यहाँ पर ये प्राइवेट बैंक हो गए, तो ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा इनको दिया गया। ये वो बैंक होते हैं जो टू बिग टू बी फेल, यानी कि इतने बड़े बैंक हैं ये फेल नहीं होंगे, ये माना जाता है। अगर ये फेल हो जाएंगे तो पूरी इकोनॉमी फेल हो जाएगी, तो इसी के लिए इनको सिस्टमेटिक बैंक का दर्जा दिया गया। और ये दर्जा जो दिया जाता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। आप लोगों से यहाँ पर क्या पूछा जाता है, आप लोगों से यहाँ पर ये पूछा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इनको ये दर्जा देती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोला गया, डिक्लेयर किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर ये दर्जा दे रहा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में ये 10% GDP का नहीं होना चाहिए। अगर किसी बैंक की GDP 2% GDP के हमारी कंट्री के कंपेयर किया जाए तो इस ग्रुप में वो आ जाता है। तो देखिए अगर ऐसा यहाँ पर दिया जाता है, सीधा सीधा पर्पज ये है कि एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम हमारी कंट्री में क्रिएट करना जो कि इतना बड़ा हो कि वर्ल्ड के साथ में उसको कंपेयर किया जा सके और हमारी इकोनॉमी को अगर कोई भी शौक आता है उसको भी यहाँ पर झेल सके। ठीक है, तो आंसर आप लोगों के सामने डी हो गया। ओके, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट के बारे में। तो एलिमेंट यहाँ पर जो हमारी कंट्री में है उसके साथ बोला गया है कि कौन कौन सी यहाँ पर लिस्ट है जो यहाँ पर इस कैटेगरी में प्रस्तुत करती है, जिसको यूनेस्को का पार्ट बनाया गया है। कुंभ का मेला है यहाँ पर, इसी के साथ में रामलीला है, योगा है, और यहाँ पर ये है कैलीबेला फोल्क सॉन्ग, और इसी के साथ में डांस राजस्थान का। तो किसको इस कैटेगरी में रखा गया है, तो ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि न्यूज में होते हैं और जिसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते, पता होगा तो आंसर पता होगा, नहीं पता होगा तो नहीं पता होगा। तो ये चारों ही आप लोगों के आंसर सही हैं, यानी कि चारों ही यहाँ पर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट का पार्ट हैं। जी हाँ, इंटेंजिबल का मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो कभी भी क्षय ना हो, यानी कि अमृत्य। कुंभ का मेला आप रहेंगे या कभी नहीं रहेंगे, आने वाले टाइम में हमारी जनरेशन रहेगी, हमारे बुजुर्ग भी इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। रामलीला देख लीजिए, योगा कौन कर रहा है, आज करेंगे, आने वाले टाइम में भी लोग करेंगे। तो सॉन्ग कौन गा रहा है, तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो मेटेरियलिस्टिक नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है और न्यूज में भी है, इंडिया से थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, रिलेटेड भी है ये। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन
को बोला गया है यहाँ पर ये IMF की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि ICTC यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करती है। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, इंडिया वाज नेवर इलेक्टेड एज ए मेंबर ITU, इसका मेंबर कभी भी इलेक्ट नहीं हुआ है। ITU करंट मेंबर जो है 193 कंट्रीज हैं और 800 प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज यहाँ पर और एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर। फोर्थ बोला गया कि ITU एलोकेट करता है ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम और यहाँ पर सैटेलाइट ऑर्बिट्स। और पूछा गया लास्ट में कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये जरूर पढ़ना है आप लोगों को क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ में देखिए अगर कोई ऐसे दो डेटा दे देते हैं तो नॉर्मल ही वो कोई गलत होगा। ऐसे अगर कोई आप लोगों को डेटा दे दें तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि इतने डेटा आप लोग याद रखें, तो वो स्टेटमेंट नॉर्मली आप लोगों को सही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। सबसे पहला बोला गया कि IMF के द्वारा ये किया जाता है, तो यहाँ पर ये IMF नहीं है, ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, और इसको जो स्टेब्लिश किया गया था ये 1865 में यानी कि 1865 में इसको ये किया गया था। और ये ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम वगैरह और सैटेलाइट ऑर्बिट वगैरह ये यहाँ पर एक तरीके से ये एलोकेट यहाँ पर करता है। ठीक है, 193 और 800 जो मैंने बताया ये नंबर बिल्कुल सही है। इसी के साथ में इंडिया को बोला गया कि कभी मेंबर ही इलेक्ट नहीं हुआ है। इंडिया अभी रिसेंटली अनदर 4 ईयर के लिए इलेक्ट यहाँ पर किया गया और पहले भी था 2019 से लेकर 2022 तक यहाँ पर इंडिया का टर्म रहने वाला है। ठीक है, तो काफी अच्छे से इंडिया ने यहाँ पर सिक्योर की अपनी रैंक, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो इस तरीके से आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया आप लोगों के सामने ए, यानी कि बाकी की जो स्टेटमेंट है थर्ड और फोर्थ ये सही है और ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। ठीक है, अगर सही पूछते हैं यहाँ पर तो आंसर हो जाता बी, तो ये भी आप लोग कंफ्यूजन में डालने के लिए ऐसे हरकतें की जाती हैं, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया जरूर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर वेस्ट नाइल वायरस के बारे में। तो वेस्ट नाइल वायरस यहाँ पर बोला गया कि जो नेचुरल होस्ट है इसका वो है यहाँ पर बर्ड, यानी कि चिड़िया के द्वारा यहाँ पर नेचुरली स्टार्टिंग में फैलाया गया। वेस्ट नाइल वायरस जो मेनली ट्रांसमिट होता है ये जो लोगों में ये मच्छर के उससे होता है मेनली अगर देखा जाए तो। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर ये ह्यूमन इन्फेक्शन ओकर होता है यहाँ पर अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है या फिर ब्लड का एक दूसरे से यहाँ पर ट्रांसफर होता है या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है उसकी वजह से। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकंड 2 3 1 3 1 2 3, तो आंसर है डी, यहाँ पर सारी ही स्टेटमेंट सही है। जी हाँ, सारी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बर्ड इसका होस्ट वायरल है, नेचुरल है यहाँ पर जो बर्ड है जिसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया। जो इंसानों में ये ट्रांसमिट किया जाता है तो नॉर्मली मॉस्किटो से होता है और इन्फेक्शन ये अलग अलग एरिया से भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये भी काफी न्यूज में था, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना मत भूलिए और आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना। इसी तरीके से अपना शेड्यूल जरूर फॉलो किया कीजिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना जोश जो है वो आप लोगों का हमेशा हाई होना चाहिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।